वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम रॉबर्ट ब्राउनिंग की जिस पोइम को डिस्कस करेंगे उसका टाइटल है पोर्फिरियाज लवर। ये पोइम 1836 में पब्लिश हुई, जो कि बेसिकली एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। ड्रामेटिक मोनोलॉग ऐसी पोइम को कहा जाता है जिसमें पोइट खुद या उसका कोई कैरेक्टर एक लंबी बात बयान करता है, लेकिन उसके जवाब में ना तो कोई कैरेक्टर बोलता है और ना ही ऑडियंस में से कोई उसके साथ हम कलाम होता है। ये पोइम टोटल 60 लाइंस पर कंसिस्टेड है। अगर हम इसकी सेटिंग की बात करें तो एक झोंपड़ी में शाम का वक्त दिखाया गया है। इस पोइम में टोटल 2 कैरेक्टर्स हैं, एक पोइट खुद या उसका नरेटर और दूसरा कैरेक्टर उसकी बिलव्ड है जिसका नाम पोर्फिरिया है। इस पोइम को स्टेंजाज में तो डिवाइड नहीं किया गया, लेकिन इसमें 2 सेक्शंस हैं। इस पोइम के फर्स्ट हाफ में पोइट ने अपनी बिलव्ड के साथ मुलाकात का जिक्र किया है कि कैसे मुश्किल में उनकी मुलाकात हुई, और सेकंड हाफ में पोइट ने जो भी उसके साथ किया वो बयान किया है। अब इस पोइम में उसने अपनी बिलव्ड के साथ क्या किया वो हम टेक्स्ट में पढ़ेंगे। पोइट कहता है, द रेन सेट अर्ली इन टुनाइट। आज रात बारिश बहुत जल्द ही शुरू हो गई। द सलन विंड वॉज सून अवेक। और रूखी और बेरौनक किस्म की हवा भी जल्द ही चलना शुरू हो गई। इट टोर द एल्म टॉप्स डाउन फॉर स्प्राइट। और इस हवा ने अपने मज़े की खातर, अपनी एंजॉयमेंट की खातर लंबे लंबे जो एल्म के दरख्त थे उनकी शाखों को नीचे झुका दिया। यानी हवा इतनी तेज़ थी कि वो दरख्तों की शाखों को भी झुका रही थी, और बारिश भी अपने वक्त से पहले ही शुरू हो गई थी। एंड डिड इट्स वर्स्ट टू वैक्स द लेक। और इस हवा ने झील के पानी को भी तंग करना शुरू कर दिया, यानी उसने झील के पानी में भी तलातुम पैदा कर दिया, उसे डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया। आई लिसनड, मैंने सुना, विद हार्ट फिट टू ब्रेक। और मुझे यूँ सुनाई दिया जैसा कि मेरा दिल टूट रहा हो। उसकी वजह ये थी कि हवा के तेज़ व तुंद होने की वजह से और तेज़ बारिश की वजह से मुझे ये महसूस हो रहा था कि मेरी बिलव्ड यानी पोर्फिरिया, जो कि मेरी लवर भी है, वो मुझे मिलने शायद ना आए। वैन जब ग्लाइडेड इन पोर्फिरिया स्ट्रीट। लेकिन जब पोर्फिरिया मेरी तरफ आ गई, शी शट द कोल्ड आउट एंड द स्टॉर्म। उसने सबसे पहले तो इस झोंपड़ी के दरवाजे और खिड़कियों को बंद कर दिया ताकि मौसमी असरात इस झोंपड़ी पर मुरतब ना हो सके और सर्दी अंदर ना आ सके और तूफ़ान भी इस पर असरअंदाज ना हो सके। एंड नील्ड, और वो मेरे सामने घुटनों के बल झुक गई। एंड मेड द चीयरलेस ग्रेट, और उसने जो अंगीठी थी ब्लेज अप, उसमें आग जला दी। एंड ऑल द कॉटेज वार्म, जिससे पूरी की पूरी झोंपड़ी गर्म हो गई, यानी उसका टेम्परेचर नॉर्मल हो गया। विच डन शी रोज, ये करने के बाद वो उठी। एंड फ्रॉम हर फॉर्म विथड्रू द ड्रिपिंग क्लोक एंड शॉल, और उसने अपने जिस्म से उस लबादा को यानी उस लिबास और अपनी लंबी चादर को उतार दिया जिसमें से पानी के कतरे टपक रहे थे। यानी वो बारिश में आई थी तो इसलिए उसके लिबास से बारिश के कतरे टपक रहे थे। उसने आते ही खिड़कियां दरवाजे बंद किए और आग जला दी। इसके बाद उसने अपने टपकते हुए कपड़ों को उतार कर एक साइड पे रख दिया। एंड लेड हर सॉइल्ड ग्लव्स बाय, और नज़दीक ही उसने अपने उन दस्तानों को रख दिया जो कि मिट्टी से भरे हुए थे, यानी बारिश और मिट्टी की वजह से उस पर कीचड़ सा जमा हुआ था। अनटाइड हर हैट, फिर उसने अपने हैट की गिरा को खोला। एंड लेट द डैम हेयर फॉल, और उसके बाद अपने नमी वाले गीले बालों को फैला दिया। एंड लास्ट शी सैट डाउन बाय माई साइड, और आखिर पर वो मेरे पास आकर मेरे पहलू में बैठ गई। एंड कॉल्ड मी, और उसने मुझे बुलाया, मुझे पुकारा। व्हेन नो वॉइस रिप्लाइड, जब मैंने कोई आवाज़ ना दी। शी पुट माई आर्म अबाउट हर वेस्ट, उसने मेरा बाजू पकड़ा और अपनी कमर के इर्द गिर्द हाइल कर लिया। एंड मेड हर स्मूथ वाइट शोल्डर बेयर, फिर उसने अपने सफ़ेद कंधे पर से लिबास हटा दिया। एंड ऑल हर येलो हेयर डिस्प्लेस्ड, और उन पर अपने जर्द रंग के बाल फैला दिए। एंड स्टूपिंग, और फिर झुकते हुए मेड माई चीक लाई देयर, मेरे चेहरे को अपने कंधे पर रख लिया। यानी जो मेरे गाल थे, मेरे जो रुखसार थे, अब वो उसके कंधे को छू रहे थे। एंड स्प्रेड ओवर ऑल हर येलो हेयर, और उसने
चूँकि अपने बालों को कंधे पर फैला दिया था, इसलिए उसके बाल अब मेरे गालों को और मेरे चेहरे को भी छू रहे थे। मर्मरिंग हाउ शी लव्ड मी, फिर वो बड़बड़ा रही थी, वो आहिस्ता आहिस्ता कह रही थी कि वो मुझसे किस कदर मोहब्बत करती है। शी टू वीक, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी, फॉर ऑल हर हार्ट्स एंडेवर, कि वो अपने दिल की बात को ज़ुबान पर नहीं ला सकती थी। यानी सोशल फियर की वजह से, ज़माने के खौफ की वजह से वो अपनी मोहब्बत की जो बात थी उसे कोशिश के बावजूद, जिद्दोजहद के बावजूद ज़बान पर लाने से कासर थी। टू सेट इट्स स्ट्रगलिंग पैशन फ्री फ्रॉम प्राइड एंड वेनर टाइज डिसीवर, और तकब्बुर की वजह से और फजूल किस्म के खौफ व ख़तरात की वजह से वो अपने दिल की बात को अपनी ज़बान के थ्रू अदा नहीं कर सकती थी। एंड गिव हर सेल्फ टू मी फॉर एवर, और वो अपना वजूद हमेशा के लिए मुझे सौंप चुकी थी। वो कभी भी मुझसे जुदा नहीं होना चाहती थी। बट मगर पैशन समटाइम्स वुड प्रीवेल, लेकिन बाज़ोकात इंसान की शख्सियत पर उसके जज्बात गालिब आ जाते हैं। नॉट कुड टू नाइट्स गे फीस्ट रिस्ट्रेन, वो रात के वक़्त किसी दावत से होकर आई थी। अ सडन थॉट ऑफ वन सो पेल फॉर लव ऑफ हर एंड ऑल इन वेन, यानी वो रात के वक़्त किसी महफ़िल में गई थी, किसी दावत में गई थी जो कि बहुत ही दिलकश नज़ारे वाली दावत थी। फिर अचानक उसके जहन में एक सोच आई कि उसे इस मोहब्बत की वजह से मेरे पास होना चाहिए, इसलिए वो जो दावत थी उसका नज़ारा उसके लिए फजूल हो गया, क्योंकि इसके दिल पर यह ख्वाहिश गालिब आ गई कि उसे मेरे पास आ जाना चाहिए। सो शी वॉज कम थ्रू विंड एंड रेन, तो फिर इसके नतीजे में वो बारिश की और हवा की फ़िक्र किए बगैर मेरे पास चली आई। बी श्योर आई लुकड अप एट हर आइज़, मैंने उसकी आँखों में एक यकीन देखा और इससे मेरा यकीन भी पुख्ता हो गया कि हाँ, वो वाक़यातन मुझसे मोहब्बत करती है। हैप्पी एंड प्राउड, खुशी और फ़ख्र से, एट लास्ट आई न्यू, आखिरकार मैं ये जान गया, पोर्फिरिया वर्शिप मी, कि पोर्फिरिया सिर्फ मुझसे मोहब्बत नहीं करती बल्कि वो तो मेरी इबादत और पूजा करती है, यानी वो मुझसे बहुत ही गहरा इश्क करती है। सरप्राइज़ मेड माई हार्ट स्वेल, इस हैरानी की वजह से मेरा दिल बहुत ज़्यादा खुशी से बाग बाग हो गया। एंड स्टिल इट ग्रू वाइल आई डिबेटेड व्हाट टू डू, फिर मैंने अपने दिल में अपने आप से एक मुबाहिसा किया, एक मुकालमा किया कि अब मुझे क्या करना चाहिए। यानी वो तो मुझसे मोहब्बत की बजाय अब मेरी पूजा करने पर उतर आई है, अब इसके जवाब में मुझे क्या करना चाहिए। दैट मोमेंट शी वॉज माइन, उस लम्हे अब वो मेरी हो चुकी थी, वो मेरी मलकियत में थी। फेयर, वो बहुत खूबसूरत थी। परफेक्टली प्योर एंड गुड, वो मुकम्मल हद तक बिल्कुल प्योर थी और अच्छी थी। यानी वो एक फ़ीस्ट में तो गई थी लेकिन उसने किसी के साथ भी मुलाकात नहीं की, क्योंकि मेरी मोहब्बत उस पर गालिब थी, इसलिए उसने वहाँ किसी और से बात भी करना गवारा नहीं की। इसलिए वो परफेक्टली प्योर थी और बहुत अच्छी थी। आई फाउंड अ थिंग टू डू, मेरे जहन में एक आइडिया आया कि मैं क्यों ना एक काम करूं। एंड ऑल हर हेयर, और उसके जितने भी बाल थे, इन वन लॉन्ग येलो स्ट्रिंग, उन्हें मैंने बांध कर एक रस्सी की शक्ल दे दी। आई वाउंड 3 टाइम्स हर लिटिल थ्रोट अराउंड, फिर मैंने उसके बालों की रस्सी बनाकर उसे उसके गले के इर्द गिर्द 3 मरतबा लपेट दिया। एंड स्ट्रैंगल्ड हर, और उसे इतनी ज़ोर से खींचा कि उसका गला दब गया। नो पेन फेल्ट शी, और मुझे यही लगा कि उसने कोई दर्द महसूस नहीं की। यानी वो मुकम्मल तौर पर मोहब्बत की वजह से मेरी ज़ात में खोई हुई थी, उसे पता ही नहीं चला कि कब मैंने उसके बालों की रस्सी बनाकर उसके गले को दबा दिया है। आई एम क्वाइट श्योर, मुझे मुकम्मल यकीन है, शी फेल्ट नो पेन, कि उसे कोई किसी किस्म की दर्द नहीं हुई। एज अ शट बर्ड दैट होल्ड्स अ बी, उसकी हालत एक मक्खी की मानिंद थी जो कि फूल की पत्तियों में दब गई हो, यानी जिसे फूल ने अपनी लपेट में ले लिया हो, वो बिल्कुल इसी तरह से ही मेरे कब्ज़े में आ चुकी थी। आई वेरीली ओपनड हर लिड्स अगेन, उसके बाद उसका गला दबाने से जब मैं थक गया तो फिर मैंने उसके बालों को खोला। लाफ्ट द ब्लू आइज़ विदाउट अ स्ट्रेन, और उसकी आंखों में मैंने देखा किसी किस्म का कोई खिंचाव नहीं था जो कि मौत की वजह से होता है, बल्कि उसकी नीली जो आंखें थी
वो अभी भी मुस्कुरा रही थी, उसकी आंखों में एक मोहब्बत की मुस्कुराहट मुझे महसूस हुई। एंड और आई अनटाइड नेक्स्ट द चेस्ट, फिर मैंने उसके बालों को मुकम्मल तौर पर खोल दिया अबाउट हर नेक, और उसे उसकी गर्दन पर फैला दिया। हर चीक वंस मोर ब्लश्ड ब्राइट बीनीथ माई बर्निंग किस, और फिर जब मैंने उसके गालों पर किस किया, उसे बोसा दिया, तो उसके गाल फिर दोबारा ब्लश कर गए, यानी सुर्ख हो गए, जैसे वो शर्मा कर सुर्ख होती थी। तो उसके गालों में अभी भी एक रोशनी और चमक थी और वो ब्लश कर रहे थे, यानी शर्म से सुर्ख हो रहे थे। आई प्रॉप्ड हर हेड अप एज बिफोर, फिर मैंने उसके सर को बिल्कुल उसी तरह से सपोर्ट देकर अपने कंधे पर रख दिया जैसा कि पहले था। यानी वो ये कहना चाहता है कि मौत की वजह से उसका चेहरा तो सुर्ख हो गया था, लेकिन मुझे यूं ही महसूस हो रहा था जैसा कि वो अभी भी शर्मा रही है, और मैंने उसके सर को कंधे पर रख लिया। ओनली दिस टाइम माई शोल्डर बोर हर हेड, लेकिन फ़र्क इतना था कि अब उसका सर मेरे कंधे पर था। इससे पहले जब वो आई थी तो उसने मेरा सर अपने कंधे पर रख लिया था, लेकिन अब उसका सर मेरे कंधे पर था। विच ड्रोप्स अपॉन इट स्टिल, जो कि उस पर झुका हुआ था। द स्माइलिंग रोजी लिटिल हेड, उसका मुस्कुराता हुआ गुलाब की मानिंद छोटा सा जो सर था वो मेरे कंधे पर था। सो ग्लैड इट हैज़ इट अटमोस्ट विल, यानी यूँ महसूस हो रहा था जैसा कि वो खुश हो कि उसने अपनी असल जो ख्वाहिश थी, शदीद तरीन जो ख्वाहिश थी, उसे पा लिया हो। इट का लफ्ज़ अब वो अपनी बिलव्ड यानी परफोरिया की डेड बॉडी के लिए यूज़ कर रहा है कि उसने अपनी ख्वाहिश को पा लिया हो। यानी उसकी ख्वाहिश ये थी कि वो कभी भी मुझसे जुदा ना हो, लेकिन सोशल फ़ियर की वजह से और जो बारिश और तूफ़ान हैं वो उनकी वजह से मुझसे मिलने नहीं आ पाती थी। अब मैंने उसे मार दिया तो इसका मतलब है वो हमेशा मेरे साथ ही रहेगी, अब उसे कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसका मतलब है कि उसने अपनी ख्वाहिश को पा लिया, अब वो हमेशा मेरे साथ ही रहेगी। दैट ऑल इट्स स्कॉर्न एट वंस इज़ फ्लड, और उसके तमाम खौफ व खदशात और नफ़रतें मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गईं। एंड आई इट्स लव एम गेन्ड इंस्टेड, और इसकी बजाय उसे उसकी मोहब्बत मिल गई, यानी मैं उसे मिल गया था, हमेशा वो मेरे पास ही रह सकती थी। पोरफिरिया's लव शी गेस्ड नॉट हाउ, उसने कभी अंदाज़ा भी नहीं लगाया होगा। हर डार्लिंग वन विश वुड बी हर्ड, कि मैं यानी जो उसका महबूब हूँ वो उसकी इस ख्वाहिश को पूरी कर देगा। उसने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं होगा, कभी उसने इस बात को सुना ही नहीं होगा कि किस तरह से मैं उसकी ख्वाहिश को पूरा कर दूंगा। यानी उसकी ये जो ख्वाहिश कि हम हमेशा साथ रहें, एक साथ ही रहें, उस ख्वाहिश को मैं किस तरह से पूरा करूँगा उसने तो कभी अंदाज़ा ही नहीं लगाया होगा, लेकिन आज मैंने उसकी इस ख्वाहिश को पूरा कर दिया है। एंड दस वी सिट टुगेदर नाउ, और अब तो हम इकट्ठे ही बैठे हुए थे। एंड ऑल नाइट लॉन्ग वी हैव नॉट स्टर्ड, और हम एक लम्हे के लिए भी अपनी जगह से नहीं हिले। एंड येट गॉड हैज़ नॉट सेड अ वर्ड, और खुदा ने भी इसके जवाब में कुछ भी नहीं कहा, एक लफ्ज़ भी नहीं बोला। यानी खुदा को भी यही मंजूर था कि हम एक साथ रहें, और उसकी मौत में भी खुदा की रज़ा मौजूद थी, यानी खुदा को भी ये चीज़ बुरी नहीं लगी, और हम इकट्ठे बैठे रहे, नहीं हिले। इसका मतलब है कि वो डेड बॉडी थी, वो कहाँ जा सकती थी, उसे हमेशा मेरे साथ ही रहना था, और खुदा की मर्ज़ी भी यही थी। इस पोइम का इंट्रोडक्शन, ग्लॉसरी, ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन को देखने के बाद अब हम आते हैं इस पोइम में यूज़ होने वाली लिटरेरी टर्म्स या फिगर ऑफ स्पीच की जानिब। सबसे पहले हम देखते हैं राइम स्कीम। इस पोइम को बाकायदा स्टेंजास में तो डिवाइड नहीं किया गया, लेकिन राइम स्कीम के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो इसको 5-5 लाइंस की शक्ल में राइम्ड किया गया है। यानी इसकी राइम स्कीम बनती है ए बी बी, उसके बाद बी सी सी, यानी इसका मतलब है कि तमाम लाइंस को 5-5 लाइनों के ग्रुप की शक्ल में राइम्ड किया गया है। यानी फर्स्ट और थर्ड लाइंस आपस में राइम्ड हैं, जबकि सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ लाइंस आपस में राइम्ड हैं। यानी जैसा कि फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है नाइट और थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड है स्पाइट, नाइट स्पाइट। उसके बाद सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड है अवेक, थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड है लेक और फिफ्थ लाइन का लास्ट वर्ड है ब्रेक, अवेक लेक ब्रेक। इसी तरह से नेक्स्ट स्ट्रेट ग्रेट, उसके बाद स्टॉर्म वार्म फॉर्म, उसके बाद शाल फॉल, अनटाइड साइड रिप्लाइड, उसके बाद वेस्ट डिस्प्लेस्ड, बेयर देयर हेयर, उसके बाद शी दी इंडेवर डिसीवर एवर। इस तरह से ऑनवर्ड्स एंड तक ये राइम स्कीम चलती है। नेक्स्ट है एनाफोरा। एनाफोरा का मतलब है बिगनिंग ऑफ टू और मोर देन टू लाइंस विद द सेम वर्ड, यानी दो से ज़्यादा लाइनों का एक ही लफ्ज़ से शुरू होना, जैसा कि लाइन नंबर 1 और 2 दा से स्टार्ट हो रही हैं। उसके बाद लाइन नंबर 17, 18, 19 और 20 ये 4 लाइन्स एंड से स्टार्ट हो रही हैं। नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब है टू गिव ह्यूमन ट्रेट्स टू द नॉन लिविंग थिंग्स।
यानी बेजान चीज़ों को जानदारों की खसूसियत अता करना। जैसा कि लाइन नंबर 2 से 4 तक अगर हम देखें तो इसमें इसने विंड यानी हवा को पर्सोनीफाई करते हुए कहा है कि वो हवा बहुत जल्द बेदार हो गई और उसने बड़े बड़े दरख्तों को हिला दिया और उसने नदी के पानी के साथ, झील के पानी के साथ भी शरारतें करना शुरू कर दी, उसको भी डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट है एलुजन। एलुजन का मतलब है रेफरेंस या हवाला। इस पोइम की लाइन नंबर 6 में पोइट ने अपनी बिलव्ड यानी परफोरिया का एलुजन यूज़ किया है, यानी उसने एक पर्सनल एलुजन यूज़ किया है। नेक्स्ट है इंटरनल राइम। इंटरनल राइम का मतलब है कि अगर पोइट एक ही लाइन में 2 या 2 से ज़्यादा राइम्ड वर्ड यूज़ करे तो इसे इंटरनल राइम कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 3 में टोर, फॉर लाइन नंबर 4 में, डिड, इट्स लाइन नंबर 5 में, लिसन, विद, फिट लाइन नंबर 7 में, कोल्ड, स्टॉर्म लाइन नंबर 8 में, मीड, ग्रेट लाइन नंबर 9 में, ब्लेज, कॉटेज लाइन नंबर 10 में, रोज, फ्रॉम, फॉर्म लाइन नंबर 14 में, बाय, माई लाइन नंबर 43 में, शर्ट, बर्ड लाइन नंबर 46 में। नेक्स्ट ट्रेस। नेक्स्ट है एंजॉयमेंट। एंजॉयमेंट का मतलब है कि अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए तो ऐसी लाइन को एंड स्टॉप लाइन कहते हैं। इसके बरक्स अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना हो बल्कि इसके लिए नेक्स्ट लाइन की सपोर्ट की ज़रूरत हो तो ऐसी लाइन को रन ऑन लाइन कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 6 एक रन ऑन लाइन है जिसमें पार्ट कहता है व्हेन ग्लाइडेड इन परफीरिया स्टेट, यानी जब परफीरिया बिल्कुल कदम उठाती हुई सीधी। अब वो सीधी क्या उसने किया, वो लाइन नंबर 7 में बयान किया करता है। शी शट द कोल्ड आउट एंड द स्टॉर्म, उसने तूफ़ान की जो ठंडक थी उसे ख़त्म करने के लिए उस दरवाजे को बंद कर दिया। उसके बाद लाइन नंबर 8 में वो बयान करता है एंड नील्ड एंड मीट द चीयरलेस ग्रेट, वो मेरे सामने घुटनों के बल झुकी और उसने जो कोयलों वाली अंगीठी थी उसे क्या किया, वो नेक्स्ट लाइन में बयान करता है ब्लेज अप, उसे उसने जला दिया है, उसमें उसने आग जला दी। नेक्स्ट है कायूरा। कायूरा का मतलब है कि अगर पॉइंट किसी लाइन में पंक्चुएशन मार्क यूज़ करते हुए कोई पॉज या ब्रेक ले तो उसे कायूरा कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 9 में ब्लेज अप के बाद कॉमा यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है सिमिली। सिमिली का मतलब है टू कंपेयर टू डिफरेंट थिंग्स ऑन द बेस ऑफ सेम ट्रेट्स, यानी एक जैसी सिफात की बुनियाद पर दो मुख्तलिफ चीज़ों का मुवाजना करना। जैसा कि लाइन नंबर 42 और 43 में वो कहता है आई एम क्वाइट श्योर शी फेल्ट नो पेन एज अ शट बर्ड दैट होल्ड्स अ बी, यानी वो परफीरिया का गला दबाने के बाद कहता है कि उसकी हालत ऐसी ही थी जैसा कि एक मक्खी जो कि फूल की कैद में आ गई हो। नेक्स्ट है सिनिक्टिकी। सिनिक्टिकी का मतलब है किसी चीज़ को मुकम्मल तौर पर बयान करने की बजाय उसके किसी पार्ट या ऑर्गन का जिक्र करना। जैसा कि लाइन नंबर 52 में वो कहता है द स्माइली रोजी लिटिल हेड, यानी वो परफीरिया का जिक्र करने के बजाय उसके छोटे से सर का जिक्र करता है। नेक्स्ट है अनोमेटोपिया। अनोमेटोपिया का मतलब है ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करना जो कि हमारी सेंस ऑफ हेयरिंग यानी हमारी सुनने की हिस्स को अपील करते हों। जैसा कि लाइन नंबर 21 में वो कहता है मर्मरिंग हाउ शी लव्ड मी, यानी वो मुझसे किस कदर मोहब्बत करती है, वो बड़बड़ा कर कह रही थी। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब है बिगनिंग ऑफ 2 और मोर देन 2 वर्ड्स इन द सेम लाइन विद द सेम लेटर और साउंड, यानी एक ही लाइन में 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज का एक ही हरफ या एक ही आवाज़ से शुरू होना। जैसा कि लाइन नंबर 2 में सलन, सून, ये दोनों वर्ड्स एस लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बाद लाइन नंबर 3 में टोर, टोप्स, लाइन नंबर 7 में शी, शर्ट, लाइन नंबर 10 में फ्रॉम, फॉर्म, लाइन नंबर 13 में हर, हैट, हेयर, लाइन नंबर 14 में सेट, साइड, लाइन नंबर 23 में सेट, स्ट्रगलिंग, लाइन नंबर 48 में ब्लश्ड, ब्राइट, बर्निंग। उसके बाद नेक्स्ट है कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस का मतलब है यूज़ ऑफ सेम कॉन्सोनेंट लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही कॉन्सोनेंट लेटर का इस्तेमाल करना। जैसा कि लाइन नंबर 1 में रेन, इन दोनों वर्ड्स के एंड पर एन लेटर यूज़ हुआ है जो कि कॉन्सोनेंट लेटर है। उसके बाद लाइन नंबर 1 में अगेन सेट, नाइट, लाइन नंबर 2 में सलन, सून, लाइन नंबर 3 में टोर, फॉल, लाइन नंबर 5 में हार्ट, फिट, लाइन नंबर 7 में शट, आउट, लाइन नंबर 10 में फ्रॉम, फॉर्म, लाइन नंबर 14 में लास्ट, सेट, लाइन नंबर 16 में अबाउट, वेस्ट, लाइन नंबर 17 में हर, शोल्डर, बियर। नेक्स्ट है एसोनेंस। एसोनेंस का मतलब है यूज़ ऑफ सेम वावल लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही वावल लेटर का इस्तेमाल करना। जैसा कि लाइन नंबर 3 में टॉर, फोर, इन दोनों वर्ड्स में ओ लेटर यूज़ हुआ है जो कि वावल है। उसके बाद लाइन नंबर 4 में डिड, इट्स, लाइन नंबर 5 में लिसन, विद, फिट, लाइन नंबर 7 में कोल्ड, स्टॉर्म, लाइन नंबर 8 में मेड, ग्रेट, लाइन नंबर 9 में ब्लेज, कॉटेज, लाइन नंबर 10 में रोज, फ्रॉम, फॉर्म, लाइन नंबर 43 में शट, बर्ड, लाइन नंबर 46 में नेक्स्ट, ट्रेस। इसके अलावा पॉइंट ने कुछ इमेजेस भी यूज़ किए हैं जैसा कि रेन, नाइट, सलन, विंड, एम टॉप्स, लेक, स्टॉर्म, कॉटेज, ड्रिपिंग क्लॉक, शॉल, सॉइल्ड ग्लव्स, डैम्प हेयर, आर्म, वाइट शोल्डर, बेयर, येलो हेयर, चीक, हेयर, स्ट्रिंग, बी, नेक।
इसके अलावा अगर हम इस पोइम के थीम्स को देखें तो इसमें लव का थीम मिलता है। इसके अलावा लव को कंट्रोल करने के लिए, उसे अपने काबू में करने के लिए वायलेंस यानी तशद्दुद का भी थीम मिलता है। यहाँ पर यह पोइम ख़त्म हुई। रॉबर्ट ब्राउनिंग की दीगर पोइम्स को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल यानी इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू पर रॉबर्ट ब्राउनिंग की प्लेलिस्ट को विज़िट करें। इसके अलावा जिन लिटरेरी टर्म्स का जिक्र इस पोइम में किया गया है उन तमाम टर्म्स को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल पर लिटरेरी टर्म्स की प्लेलिस्ट को विज़िट करें। इन दोनों प्लेलिस्ट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।